नमस्कार जी। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत शिक्षण की कुछ विधियों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम व्यक्तिगत शिक्षण की किंडरगार्टन विधि, बुनियादी शिक्षा विधि, खेल विधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो प्रतियोगी मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो मेरे फेसबुक पेज जोगिंदर सिंह झामरी और मेरे चैनल JS एकेडमी के लिंक पर क्लिक करके वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो जी आगे आज की कक्षा को प्रारंभ करते हुए आज हम पढ़ेंगे ड्रेकाली विधि। व्यक्तिगत शिक्षण की अगली विधि कौन सी विधि? ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं, ड्रेकाली विधि के प्रवर्तक ओविड ड्रेकाली को माना जाता है। जनक किसे माना जाता है? ओविड ड्रेकाली को माना जाता है। ड्रेकाली विधि का जो जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है? ओविड ड्रेकाली को माना जाता है। और जी मैं आपको बता दूं, ये ड्रेकाली थी जो कौन थी? एक शिक्षा शास्त्री थी। यही आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे प्यारे प्रतियोगी, एक प्रश्न तो यही बन गया कि कौन थी? कि शिक्षा शास्त्री। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से बन गया कि मूलतः कौन थी? अपने मूल रूप से कौन थे? मूल रूप से ये एक चिकित्सक थी। कौन थी? चिकित्सक थी। कहाँ की थी? तो बेल्जियम की थी और मूल रूप से एक चिकित्सक थी। कौन? ओविड ड्रेकाली। पहले क्या पढ़ा था? एक कौन बन गई बाद में? शिक्षा शास्त्री। और शिक्षा शास्त्री बनने के बाद में ही विधि बना दी ड्रेकाली, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ अगर मूल रूप से पूछा जाए तो मूल रूप से ड्रेकाली कौन थी? एक चिकित्सक थी और बेल्जियम की निवासी थी। यही आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ड्रेकाली के द्वारा 1901 में, कब? 1901 में विकलांग व मानसिक रोगों से ग्रस्त, विकलांग एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1901 में। और विद्यालय में जो अध्ययन की विधि थी, वही अध्ययन की विधि क्या कहलाई? ड्रेकाली कहलाई। ड्रेकाली के द्वारा दी गई थी। कहाँ की थी? बेल्जियम की। कौन थी? एक चिकित्सक मूल रूप से। बाद में से क्या नाम दिया गया था? एक शिक्षा शास्त्री बन गई थी। ड्रेकाली के द्वारा 1901 में विकलांग और मानसिक रोग से ग्रस्त बालकों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1901 में। और विद्यालय में जो अध्ययन की विधि थी वह कौन सी थी? ड्रेकाली थी। ड्रेकाली ने अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 1907 में सामान्य बालकों के अध्ययन के लिए एक विधि की रचना की थी। कैसे बालकों के लिए? सामान्य बालकों के लिए। कब? 1907 में। तो आपको जी यहाँ याद ये रखना है कि 1901 में ड्रेकाली के द्वारा एक विद्यालय की स्थापना की गई थी। कैसे बालकों के लिए? विकलांग और मानसिक रोग से ग्रस्त बालकों के लिए विद्यालय में अध्ययन की विधि ड्रेकाली विधि। अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए ओविड ड्रेकाली ने 1907 में सामान्य बालकों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय में अध्ययन की जो विधि थी वह कौन सी थी? ड्रेकाली थी। अब ये प्रश्न बन जाता है कि ड्रेकाली विधि किस पर आधारित है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधि है हमारी। कौन सी? ड्रेकाली विधि। ये बालक का कैसा विकास करती है? बालक का विकास करती है, सामाजिक विकास करती है। एक प्रश्न ये भी बन गया कि ड्रेकाली विधि के द्वारा बालक का विकास होता है, सामाजिक विकास।
और ड्रेकाली विधि किस पर आधारित है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। 1907 में विद्यालय की जो स्थापना की गई थी, कैसे बालकों के लिए? सामान्य बालकों के लिए। मानसिक रोग से ग्रस्त बालकों के लिए कब? 1901 में। ये बातें आपको याद रखनी है। यही आपसे पूछा जाए कि ड्रेकाली विधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था बालक में आत्म अनुशासन व स्वयं शिक्षा की प्रेरणा जागृत करना या बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। यह विधि विकलांग बालकों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करती थी। कैसे बालकों को प्रोत्साहित करती थी? विकलांग बालकों को। कौन सी विधि? ड्रेकाली विधि। किसके द्वारा दी गई थी? ओविड ड्रेकाली के द्वारा। बेल्जियम की थी, मूल रूप से चिकित्सक थी। यहाँ प्रश्न बस यही बन जाता है कि ये किस पर आधारित थी? तो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित थी। और व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित विधि होने के कारण बालक का कैसा विकास करती थी? तो बालक का सामाजिक विकास करती थी। ये हमारी हो गई ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि में मैं आपको एक बार बता दूं, हमें जो याद रखने वाले बिंदु हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला बिंदु तो यही है कि ड्रेकाली विधि का जनक किसे माना जाता है? तो नाम से ही याद हो जाएगा, ओविड ड्रेकाली को। कौन थी? एक शिक्षा शास्त्री थी। मूल रूप से कौन थी? एक चिकित्सक थी। कहाँ की? बेल्जियम की। इन्होंने अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 1901 में विकलांग व मानसिक रोग से ग्रस्त बालकों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। और उस विद्यालय में जो अध्ययन की विधि थी वह ड्रेकाली विधि कहलाई। यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित थी, बालक का सामाजिक विकास करती है और इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक में आत्म अनुशासन व स्वयं शिक्षा की प्रेरणा देना है। और ड्रेकाली विधि विकलांग बालकों को प्रोत्साहित करती है। सामान्य बालकों के लिए 1907 में ड्रेकाली के द्वारा एक विद्यालय की स्थापना की थी। ये हमें याद रखना है। व्यक्तिगत शिक्षण की ड्रेकाली विधि के महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें अपनी परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। आगे हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए व्यक्तिगत शिक्षण की एक और महत्वपूर्ण विधि डाल्टन विधि के बारे में अब अध्ययन करेंगे। अगली जो हमारी विधि है वह है डाल्टन विधि। तो जी अगली व्यक्तिगत शिक्षण की जो हमारी विधि है वह है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि का जनक माना जाता है। आधे से ज्यादा प्रतियोगियों को तो यही नहीं पता रहता कि डाल्टन विधि की जो यहाँ कंफ्यूजन न रहती है कि डाल्टन विधि के जनक थे वो एक व्यक्ति थे या एक महिला थी, क्योंकि नाम आता है पारकस्ट। तो इसका पूरा नाम है कुमारी एलन पारकस्ट, कुमारी एलन पारकस्ट के द्वारा। और इसकी स्थापना की थी जनक कौन सी विधि की? डाल्टन विधि की। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका में 1919 और 20 में एक शहर पड़ता है डाल्टन। डाल्टन शहर में एक विधि की स्थापना किसके द्वारा? कुमारी एलन पारकस्ट के द्वारा। अब मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इस विधि के जो उपनाम हैं वह उपनाम हमारे, इसे हम ठेका विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? ठेका विधि। इसे हम डाल्टन योजना के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं? डाल्टन योजना। एक अन्य नाम ये भी आता है कि डाल्टन प्रयोगशाला। क्या? डाल्टन प्रयोगशाला। मेरे प्यारे प्रतियोगी, एक बार आपको यह भी बताना चाहूंगा कि डाल्टन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कि एक बालक के द्वारा निश्चित समय में निश्चित संसाधनों के माध्यम से किसी कार्य को करना। समय भी निश्चित है, समय भी कैसा है? निश्चित है। और संसाधन भी कैसे हैं? आपके सामने संसाधन भी निश्चित हैं।
और किए गए कार्य को एक निश्चित समय और संसाधनों के माध्यम से बालक के द्वारा पूरा करना। ये डाल्टन बालक के प्रति एक क्या होता है, समझौता होता है, और उस समझौते में बालक को एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है। वही हमारी क्या कहलाती है, डाल्टन विधि कहलाती है। डाल्टन शहर पड़ता है एक अमेरिका में, और अमेरिका में कुमारी एलन पारकास्ट ने इस विधि की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। यह विधि भी किस पर आधारित है, यह विधि भी हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। किस पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। आपको याद रखना है कि डाल्टन विधि का जनक किसे माना जाता है, हेलन पारकास्ट को माना जाता है। इस विधि के उपनाम ठेका विधि भी इसे कहते हैं, डाल्टन योजना भी इसे कहते हैं, डाल्टन प्रयोगशाला भी इसे कहते हैं। कौन से शहर में, अमेरिका के डाल्टन शहर में। डाल्टन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कि बालक के साथ किया हुआ एक समझौता, जिसमें निश्चित समय के द्वारा निश्चित संसाधनों में किसी कार्य को क्या करना, पूरा करना, ये क्या कहलाता है, डाल्टन कहलाता है। ये विधि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है और बालक का कैसा विकास करती है, सर्वांगीण विकास में सहायक है। बालक के कैसे विकास में, सर्वांगीण विकास में सहायक है। और 9 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के अध्ययन के लिए इस विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, कितने वर्ष के बालक, 9 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के लिए कौन सी विधि, डाल्टन विधि क्या ली जाती है, उपयोग में ली जाती है। आगे बात यहाँ आ जाती है डाल्टन विधि के गुण। तो जी मैंने आपको कक्षा को प्रारंभ करने से पहले इससे आने वाली वीडियो में जब हम व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों पर चर्चा कर रहे थे तो 2 बातें बताई थी कि जितनी भी व्यक्तिगत शिक्षण की विधियां हैं उनमें 2 गुण समान होते हैं। एक तो वो बाल केंद्रित होती हैं। कैसी होती हैं, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का अर्थ होता है कि विधियों का जो पाठ्यक्रम होता है बालक को ध्यान में रखते हुए, बालक की इच्छा और अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो वो विधि कौन सी होती है, बाल केंद्रित होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं। कैसी होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं। दूसरा इसका गुण आता है क्रियाशीलता पर आधारित होती है, स्वतंत्रता पर आधारित होती है, स्वतंत्रता पर आधारित होती है और कल्पनाशीलता पर भी क्या होती है, ये आधारित होती है। मैं यहाँ बता दूं, इस विधि में जो किसी कार्य को करने का जो समय होता है उसका कोई भी पाबंद नहीं होता। यह विधि मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन के लिए एक उपयोगी विधि मानी जाती है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा निकल के आ गया कि मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक दोनों के लिए ये क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। मंदबुद्धि बालक हम आगे पढ़ चुके हैं कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, क्रो एंड क्रो के अनुसार कैसे होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस होती है, क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो उन बालकों के अध्ययन के लिए एक उपयोगी विधि मानी जाती है डाल्टन विधि। ठीक है जी। इसके गुणों में हम याद रख सकते हैं कि बाल केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता पर आधारित विधि है, कल्पनाशीलता को महत्व देती है, कल्पनाशीलता को क्या देती है, महत्व देती है। तो ये हमारी हुई व्यक्तिगत शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि डाल्टन विधि। डाल्टन विधि पर हमने अध्ययन किया। शिक्षण की 2 विधियों पर हम चर्चा कर चुके हैं। व्यक्तिगत शिक्षण की जी हम 2 विधियों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हमारी जो व्यक्तिगत शिक्षण की आज की इसकी जो अगली विधि आती है वह आती है मॉन्टेसरी विधि। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मॉन्टेसरी विधि
जनक के बारे में तो क्लियर हो चुका होगा। जनक हैं इटली की एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी के द्वारा एक विधि प्रतिपादित की थी जिसे क्या नाम दिया गया था, मांटेसरी विधि नाम दिया गया था। यही आपको विधि को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि मांटेसरी विधि के उपनाम, यदि मांटेसरी विधि के उपनाम आपसे पूछा जाए तो मांटेसरी विधि को साहचर्य विधि, कौन सी विधि, सहचर्य विधि, और खेल खिलौना विधि, खेल खिलौना विधि और साहचर्य विधि के नाम से जाना जाता है। तो जी उपनाम आ गई साहचर्य विधि और खेल खिलौना विधि, क्योंकि इसमें बालक को एक खिलौना दिया जाता है, जैसे एक आकृति के खिलौने होते हैं, उन आकृति के खिलौनों को बालक को दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये आकृति किसकी है। बालक के सामने कुछ खिलौने उपस्थित किए जाते हैं और उन्हें जमाने के लिए दिया जाता है। इससे बालक को ज्ञान तो जाता है लेकिन वह खेलता रहता है। तो जी यहाँ पर इसीलिए इसका नाम आ गया खेल खिलौना विधि। खेल खेल में बालक को सिखाना, ऐसा मानने वाली कौन थी, मांटेसरी थी। मांटेसरी ने 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए 1907 में, कब, 1907 में ज्ञानेंद्रियों पर आधारित, किस पर आधारित, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित एक विधि का प्रतिपादन किया गया था और उस विधि को क्या नाम दिया गया था, मांटेसरी विधि। कब, 1907 में। कितने वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए ज्ञानेंद्रियों पर आधारित एक विधि प्रतिपादित की थी। कहाँ की निवासी थी, मारिया मांटेसरी इटली की निवासी थी और इन्होंने ये विधि प्रतिपादित की थी। यहीं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन जाता है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बालकों को एक नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था या इसे हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं या उत्तर शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। इसकी जो समय अवधि होती है वह 3 से 6 वर्ष के लिए यह विधि कैसी है, एक सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यहाँ क्लियर हो चुका है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए एक महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, मारिया मांटेसरी के द्वारा प्रतिपादित मांटेसरी विधि है। कब प्रतिपादित की थी, 1907 में प्रतिपादित की थी। एक नया बिंदु यहाँ ये भी बन जाता है कि ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों पर आधारित व्यक्तिगत शिक्षण की कौन सी विधि है, तो मांटेसरी विधि है, जो कि हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। मारिया मांटेसरी ने जब मांटेसरी विधि को प्रतिपादित किया था तो कहा था कि बालक को लेखनी पकड़ने का ज्ञान, पूछा जाए आपसे, बालक को लेखनी पकड़ने का ज्ञान, वर्णमाला की पहचान और वर्णमाला का उच्चारण, पहचान और लेखनी पकड़ने का ज्ञान किस विधि के माध्यम से देना चाहिए, तो वो मांटेसरी विधि के माध्यम से देना चाहिए। ये मानने वाली कौन थी, मारिया मांटेसरी ने कहा था कि एक बालक को लेखनी पकड़ने का ज्ञान, वर्णमाला की पहचान और वर्णमाला का क्या है, उच्चारण किस विधि के माध्यम से होना चाहिए, मांटेसरी विधि के माध्यम से होना चाहिए। आगे बात आती है मांटेसरी विधि के गुण। हम यहाँ ये पढ़ चुके हैं कि मांटेसरी विधि का प्रतिपादन 1907 में 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए किया गया था। यह ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विधि है और 3 से 6 वर्ष के
बालकों के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ विधि भी है। यहाँ गुणों पर बात आती है, यह बाल केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, स्वतंत्रता पर आधारित विधि है, क्रियाशीलता पर आधारित विधि है, क्रियाशीलता पर आधारित विधि है, बाल केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। व्यक्ति वास्तविक रूप से सीखता है, वास्तविक स्थितियों में सीखता है। आगे बात आती है दोषों की। तो दोषों में जी सबसे पहला दोष तो यही हो जाता है, खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है। अनुभवी एवं योग्य, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों का अभाव होता है, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों का अभाव होता है। बालक को उन्हीं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है जो चिन्ह या प्रतीक उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, बालक उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे बालक को संपूर्ण विषय सामग्री के विषय में ज्ञान नहीं हो पाता। यहाँ पर सभी कक्षाओं के अध्ययन के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए यह विधि क्या नहीं है? उपयोगी नहीं है। तो जी हमने गुण और दोषों पर चर्चा की। पहला गुण आया था कि यह विधि बाल केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक है, स्वतंत्रता पर आधारित है, क्रियाशीलता पर आधारित है। या हमने दोषों पे भी चर्चा की। यह एक खर्चीली विधि है, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों का इसमें क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। यह सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती। बालक को उन्हीं के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है जो प्रत्येक चिन्ह उसके सामने उपस्थित होते हैं। तो जी यह एक उच्च स्तरीय विधि नहीं मानी जाती। यहाँ हमें यह भी याद रखना है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षण की एकमात्र यही विधि है जो कि आपकी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों दोनों पर आधारित है। ज्ञान और कर्म दोनों प्रकार की इंद्रियों पर आधारित जो आपकी विधि है वह कौन सी विधि मानी जाती है? मांटेसरी विधि मानी जाती है। तो आज की इस कक्षा में हमने व्यक्तिगत शिक्षण की इन विभिन्न प्रकार की विधियों पर अध्ययन किया। तो आगे की आने वाली कक्षाओं में भी हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जी